871 पेजेस की ये टोटल फाइल है BFM-CIIB की, और हम कवर कर चुके हैं 36 पेजेस। आज हम कवर करने वाले सबसे पहला कंसेप्ट रिलेटेड टू एक्सचेंज रिस्क। जल्दी से समझते हैं, सभी कंसेप्ट्स को कवर करना है एग्जाम से पहले पहले। तो एक्सचेंज रिस्क का सिंपल सा मीनिंग है फॉरेन करेंसी का रेट चेंज होने की वजह से जो लॉस होने का डर होता है वो होता है एक्सचेंज रिस्क। यानी कि आज एक यूएसडी का प्राइस 95 रुपीज है, कल को वो कुछ और बढ़ भी सकता है तो हमें नुकसान हो सकता है। क्या कम प्राइस होने से भी हमें नुकसान हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका एक्सपोजर क्या है। अगर आपने बाय किया है और प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया फिर तो प्रॉफिट होगा, राइट। लेकिन बाय किया और प्राइस कम हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं अगर आपने पहले सेल किया है, लेट्स से आपने 95 रुपीज के ऊपर सेल किया और फिर प्राइस बढ़ गया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कौन सी है, और जो पोजीशन ओपन होती है ना, यानी कि चाहे आपने बाय किया सेल किया, अगर आपके पास एक्सपोजर है तो उसको हम ओपन पोजीशन कहते हैं। तो अगर ओपन पोजीशन है और एडवर्स मूवमेंट हुई एक्सचेंज प्राइसेस की तो आपको नुकसान हो सकता है, और उसी को हम एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। इट्स द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? बैंक ने लोन दिया, यहां पर है बैंक, बैंक ने लोन दिया पर्सन ए को, और पर्सन ए ने पैसे वापस नहीं करे तो वो होता है क्रेडिट रिस्क। तो जिस पार्टी को पेमेंट करनी थी अगर वो पेमेंट ना करे तो लॉस होने का जो रिस्क है वो होता है क्रेडिट रिस्क। और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के केस में ये जो रिस्क होता है ना, इसको ज्यादा हम बेटर वे में समझ सकते हैं अगर हम इसको कहें काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। काउंटर पार्टी यानी कि जिसके साथ आपने डील करी, अगर वो पार्टी डिफॉल्ट कर दे तो उसको कहते हैं काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। मान लो, फर्ज कर लो कि बैंक ए है यहां पर और बैंक बी है यहां पर, इन दोनों ने आपस में करी डील, ओके। और बैंक ए को फ्यूचर डेट पर बैंक बी से चाहिए 1 मिलियन USD, यानी कि बैंक ए ने बाय करने हैं 1 मिलियन USD 1 महीने के बाद। लेकिन मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही या मैच्योरिटी के टाइम के ऊपर बैंक बी ने कर दिया कि मैं भाई पैसे नहीं दे सकता, मैं यूएसडी डिलीवर नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली बैंक ए को हो सकता है लॉस, और वही क्रेडिट रिस्क है। तो इसके दो टाइप होते हैं, ध्यान रखना, दो टाइप है। वन, इट इज रिलेटेड टू द प्री सेटलमेंट रिस्क। प्री सेटलमेंट जैसे नाम से पता लग रहा है कि अभी सेटलमेंट हुई नहीं थी। लेट्स से सेटलमेंट थी 27 अगस्त की, और सेटलमेंट से पहले ही यानी कि 26 को 25 को या उससे पहले जब भी टाइम था तो कोई बैंक मुकर गया कि भाई मैंने पैसे नहीं दे रहे, तो वो होता है प्री सेटलमेंट रिस्क। अब एक हो सकता है सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क के केस में क्या होगा, वो ज्यादा खतरनाक है कि जिस दिन सेटलमेंट होनी थी, जिस दिन सेटलमेंट होनी थी, एक पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, दूसरी पार्टी ने एग्जीक्यूट नहीं किया। यानी कि एक पार्टी जो है उसने पैसे दे दिए, दूसरी पार्टी ने पैसे नहीं दिए, वो बैंकक्रप्ट हो गई, तो उसे कहते हैं सेटलमेंट रिस्क। अब इसमें टोटल लॉस हो सकता है, ऐसा लॉस हुआ भी था, जर्मन का बैंक जो था उससे रिलेटेड एक लॉस हुआ था, उसी के नाम पर इस सेटलमेंट रिस्क को हम कहते हैं हर्स्टेट रिस्क। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, उसको हर्स्टेट रिस्क कहते हैं, या फिर एक और नाम है टेम्पोरल रिस्क, इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट जो है वो उसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको हल्का सा आइडिया पहले दे दिया। दैट्स रिलेटेड टू की सेटलमेंट रिस्क क्या होता है, प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताऊंगा अभी आपको ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो एक बैंक है ए, दूसरा बैंक है बी। ये जो बैंक है ये अर्ली टाइम जोन में है और ये लेटर टाइम जोन में है। अब इसने जिस दिन सेटलमेंट करनी थी इसने अपनी लेग सेटल कर दी, लेकिन ये वाले टाइम जोन में आने से पहले इसने कह दिया कि मैं बैंकरप्ट हो गया और इसने पेमेंट नहीं करी, डिफॉल्ट कर दिया, तो इसका पूरा का पूरा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये अमाउंट पूरा का पूरा जो था वो इसका लॉस बन जाता है, इसी को सेटलमेंट रिस्क कहा जाता है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में डिफरेंट टाइम जोन्स की वजह से होता है, और ऐसा केस हुआ था, क्यों? ये हर्स्टेड की वजह से हुआ था। 1974 में ना जर्मनी का बैंकोस हर्स्टेड था, वो फेल हो गया था, उसी की वजह से इसका नाम पड़ गया हर्स्टेड रिस्क। तो सेटलमेंट रिस्क को हम हर्स्टेड रिस्क भी कहते हैं या फिर टेम्पोरल रिस्क के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स रिलेटेड टू द लिक्विडिटी रिस्क। कि लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि पैसा ना होना, यानी कि बैंक के पास पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन तो आ गई, लेकिन उस टाइम उसके पास सफिशिएंट लिक्विड फंड्स अवेलेबल नहीं थे, या फिर फंड्स उसको अरेंज करने पड़े जो उसको हाई कॉस्ट के ऊपर अरेंज करने पड़े। मतलब पैसा देना है लेकिन सही टाइम पर कैश अवेलेबल नहीं है, तो वही क्या है? लिक्विडिटी रिस्क है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। बैंक है यहां पर और इस बैंक के पास 100 करोड़ की पेमेंट है जो इसने करनी है, सो इट्स अ
ऑब्लिगेशन कि 100 करोड़ की पेमेंट करनी है, लेकिन बैंक के पास फंड्स कितने पड़े हैं? 70 करोड़ के फंड्स पड़े हैं। अब बैंक को 30 करोड़ अरेंज करने पड़ेंगे, और मार्केट से अगर आप अरेंज करने जाओगे तो हो सकता है कि आपको जो 70 करोड़ है वो मिले थे 6% के ऊपर, उसके ऊपर आपका निम ज्यादा था, एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा था, लेकिन मार्केट पर अब आपको हायर रेट के ऊपर करने पड़े, या आपको अपने एसेट्स को बेचना पड़ा, या अनफेवरेबल प्राइस के ऊपर आपको क्लोज करना पड़ा किसी ट्रांजेक्शन को, तो वो रिस्क है। वो कौन सा रिस्क है? लिक्विडिटी रिस्क है। अब ये क्यों आता है? मेजर रीजन होता है कि आपके जो एसेट लाइबिलिटीज है उनका मैच्योरिटी पैटर्न मिसमैच है। यानी कि अगर हम 1 मंथ के टाइम होराइजन के ऊपर बात करें, राइट, 1 महीने के टाइम पीरियड के बारे में बात करें, तो इसमें जो आपके कैश इनफ्लोज है, लेट से वो है 400 करोड़ के, और जो आपके कैश आउटफ्लोज है वो है आपके 500 करोड़ के, राइट। यानी कि देनदारी 500 करोड़ की है और जो लेनदारी है वो 400 करोड़ की है। यानी कि नेट कैश फ्लो कितने हुए? नेट कैश फ्लो हुए 100 करोड़ माइनस नेगेटिव मिसमैच हो गया ना, नेगेटिव मिसमैच हो गया तो वो नुकसान वाली चीज है, यहां पर लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। अब फॉरेन एक्सचेंज की डील में ड्यू डेट आ गई आपके पास, बैंक को मान लो 5 मिलियन यूएसडी डिलीवर करने थे, लेकिन उस टाइम पर बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में 5 मिलियन यूएसडी थे ही नहीं, उनके पास पड़े थे 4.5 मिलियन यूएसडी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? बैंक को जो डिफरेंस है यूएसडी का वो कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। अगर शॉर्टेज है तो हो सकता है कि मार्केट में आपको यूएसडी महंगे मिले, तो बैंक के लिए हो गई प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द लिक्विडिटी रिस्क। अब ये वाला रिस्क समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो रिस्क की डेफिनेशन होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिलेटेड टू द गैप रिस्क या फिर जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। देखो, गैप रिस्क तब आता है जब बैंक की जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनकी मैच्योरिटी, यानी कि कोई आपका एसेट या लाइबिलिटी मैच्योर होना है 3 महीने बाद, कोई मैच्योर होना 6 महीने के बाद। अब हो सकता है कि आपने एक एसेट बनाया, एसेट इज रिलेटेड टू, एक एग्जांपल लो, एसेट मानता हूं मैं लोन को, बैंक के लिए एसेट तो लोन है, एंड डिपॉजिट जो है वो है लाइबिलिटी जो बैंक को वापस करनी पड़ेगी। अब ये डिपॉजिट था आपके पास 12 महीने के टाइम पीरियड का, और इसके बदले में आपने लोन दे दिया लेट से 36 महीने का। अब अल्टीमेटली 12 महीने के बाद आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा लेकर आना पड़ेगा, तो वो फंडिंग रिस्क तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इनकी मैच्योरिटी जो है वो मिसमैच है, अब ये मैच्योरिटी मिसमैच आगे चल करके इंटरेस्ट रेट रिस्क भी क्रिएट कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट कर सकता है। पहले समझो, तो बैंक ने जिस डेट के ऊपर पैसा लेना है और जिस डेट के ऊपर पैसा देना है, अगर वो दोनों डेट्स अलग अलग हैं तो दोनों के बीच में क्या बन गया? देयर विल बी अ गैप, देयर विल बी अ गैप, राइट। तो उसके हिसाब से अब फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से इसको समझते हैं एक एग्जांपल के तहत। लेट्स हैव अ लुक एट, आप मान लो कि यहां पर है बैंक, क्लियर, और बैंक ने खरीदे यूएसडी, सो दे परचेज द यूएसडी कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए, और यूएसडी आगे सेल कर दिए। ऐसा भी होता है ना, आपने मार्केट से यूएसडी खरीद लिए और फिर उनको आगे सेल कर दिया 6 महीने के लिए, तो यू बेसिकली परचेज द यूएसडी फॉर 3 मंथ्स और आगे सेल कर दिए 6 मंथ्स के लिए। अमाउंट सेम है लेट्स से, यानी कि 1 मिलियन यूएसडी यहां पर थे और 1 मिलियन यूएसडी हम एज्यूम कर रहे हैं यहां पर थे, वो सेम है। तो एक्सचेंज पोजीशन देखने पर लग सकता है कि बैंक हेज्ड है, कि सेफगार्ड है, लेकिन क्योंकि वैल्यू डेट्स अलग है, वैल्यू डेट तो अलग है ना, अब 3 महीने के बाद एक साइड सेटल हो जाएगी, लेकिन दूसरी साइड जो है वो 6 महीने के बाद सेटल होगी, तो वहां पर आपके पास एक फ्यूचर जो मिसमैच है वो क्रिएट हो गया, दैट इज सेट टू बी द गैप। अब इस 3 महीने से 6 महीने का जो टाइम पीरियड था उसके बीच में फंडिंग अरेंज करनी पड़ेगी बैंक को, वो तो करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली हो सकता है कि पहले आपके पास जो यूएसडी अवेलेबल थे वो 6% के ऊपर अवेलेबल थे, और ये जो 3 महीने से 6 महीने के गैप के बीच में आपको यूएसडी लेने पड़ रहे हैं, वो आपको 7% के ऊपर लेने पड़े, तो वो कौन सा रिस्क बन गया? इंटरेस्ट रेट रिस्क बन गया। सो दैट इज द केस। तो सिंपल सा आपको डिफरेंस बताता हूं। करेंसी का जो रेट बदलने से जो रिस्क बनता है उसको एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। एसेट और लायबिलिटी की टाइमिंग का मिसमैच जो रिस्क होता है उसको हम गैप रिस्क कहते हैं, और इंटरेस्ट रेट होने की वजह से जो रिस्क आपका पैदा होता है उसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ द सीआईबी, उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। और ये कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, तो अभी के अभी कीजिए एप्लीकेशन को डाउनलोड। सिंपल सा लिंक है iibf.info, राइट, ये लिंक है iibf.info/app, इस पर जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आप iOS यूजर हैं तो इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस राइट अवे। अब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं।
तो मार्केट रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, इक्विटी प्राइस रिस्क, करेंसी रिस्क, लीगल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, सॉरी सिस्टमिक रिस्क, कंट्री रिस्क, बहुत से रिस्क हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले प्राइस रिस्क के बारे में। कौन सा रिस्क? जो आपका प्राइस रिस्क है, जिसको मार्केट रिस्क भी कहते हैं। अब मार्केट मूवमेंट्स होती है, उतार चढ़ाव हुए, राइट? तो इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट हो सकती है, एक्सचेंज रेट में मूवमेंट हो सकती है, कमोडिटी प्राइसेस में मूवमेंट हो सकती है। तो उसकी वजह से जो आपके ऊपर लॉस बन सकता है, उसको हम मार्केट रिस्क कहते हैं। और अगर हम इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें, अब मान लो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई और उसकी वजह से बैंक के जो एसेट्स थे, जो लाइबिलिटीज थी, उनकी जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क बन जाएगा। इसी तरह से एक होता है करेंसी रिस्क। अब करेंसी रिस्क यानी कि एक्सचेंज रिस्क, दो सेम चीज है। फिर एक रिस्क की टाइप होती है दैट्स रिलेटेड टू लीगल रिस्क। लीगल रिस्क का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिस्क? देखो, ये तब आता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्स ना हो पाए या डॉक्यूमेंटेशन में लेट्स से प्रॉब्लम हो, यानी कि डील ठीक थी लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट वीक था, तो वो क्या है? वो लीगल रिस्क है। फिर एक रिस्क होता है सिस्टमिक रिस्क। ये काफी कॉमन है, सिस्टमिक रिस्क। बेसल 3 की जो गाइडलाइंस आई है, बेसल की गाइडलाइंस है, वो इसी रिस्क के बेस पर आई, क्योंकि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, इंटर रिलेशन उनमें एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एक इंस्टीट्यूशन फेल हो गई तो बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, उसी को हम सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। फिर एक होता है कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क इज लाइक ए पर्सन इज डीलिंग विद द बी पर्सन। अब ए अलग कंट्री में है, बी अलग कंट्री में है, अब इनकी कोई लेनदारी देनदारी है आपस में। अब ये अपनी ऑब्लिगेशंस को तो निभाना चाहते हैं, लेकिन मान लो कि एक कंट्री ने लगा दी इंपोजिशंस कि भाई ये ट्रेड नहीं कर पाओ, तो भाई ए तो पैसा गया ना, एक का तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से टू बी द कंट्री रिस्क। उसको कंट्री रिस्क के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से एक रिस्क होता है सोवरेन रिस्क। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप भूलो ना। तो एक तो हो गया सिस्टमिक रिस्क और एक हो गया कंट्री रिस्क। फिर एक रिस्क की जो टाइप है दैट इज अ सोवरेन रिस्क। अब सोवरेन रिस्क क्या होता है? जब लेट से ए डील कर रहा है किसी और कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, अब गवर्नमेंट के पास तो सोवरेन इम्यूनिटी अवेलेबल है। अब कल को अगर मान लो कि गवर्नमेंट कोई डिफॉल्ट कर भी देती है, तो गवर्नमेंट का कौन बिगाड़ लेगा भाई? आप अगर अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हो, लेट से बीइंग अ इंडिविजुअल, बीइंग एन एंटिटी, तो आप गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ लोगे? उनके पास तो इम्यूनिटी अवेलेबल है। तो उसी रिस्क को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोवरेन रिस्क के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी टाइप्स हमारी हो गई है कवर। फर्दर फिर बात आती है रिलेटेड टू कि पूरा क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर क्रैश कोर्स चाहिए तो डेफिनेटली उसको एनरोल कीजिए। उसमें आपको पूरी कंसेप्चुअल वीडियोस, प्रीवियस क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल केस स्टडीज, पीडीएफ नोट्स, मेगा टेस्ट, वन लाइनर, सब चीजें मिलने वाली हैं। एंड पांचों के पांचों पेपर्स अवेलेबल हैं, यानी कि एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल प्लस जो इलेक्टिव है, ये सारे पेपर्स उसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सो डू एनरोल इनटू द कोर्स राइट नाउ। और एक और बहुत बड़ा रीजन है कि अभी के लिए ऑफर चल रहा है 40% फ्लैट ऑफ का। तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन कीजिए डाउनलोड। एप्लीकेशन का लिंक ये रहा, iibf.info/app। और साथ में अगर आप iOS यूजर है, यूज द ORG कोड GEGKT। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट्स रिलेटेड टू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वो होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू डिराइव होती है फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। लेट्स से कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट बताया हुआ है, तो मैं इसको लेके चलता हूं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपके पास स्पोर्ट रेट के बेस पर इसका रेट तय होता है। स्पोर्ट रेट प्लस जो भी आपके फॉरवर्ड पॉइंट्स होंगे या माइनस फॉरवर्ड पॉइंट्स होंगे, उनके हिसाब से रेट तय होगा। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का डेरिवेटिव है। क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? लेट्स से पर्सन ए है, पर्सन ए को चाहिए 3 महीने के बाद यूएसडी। कितने यूएसडी चाहिए? 10,000 यूएसडी ये बाय करना चाहता है। तो आज की डेट में ये अपने आप को सेव करना चाहता है, क्योंकि आज की डेट में लेट्स से प्राइस है 94 रुपीज। इसको ये डर है कि कहीं ये ना हो कि 3 महीने बाद प्राइस और ज्यादा बढ़ जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेता है। बैंक इसको प्राइस देता है लेट्स से 95 रुपीज का, तो 95 के ऊपर इसने कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया 10,000 यूएसडी का। अब 3 महीने के बाद मार्केट में जितना भी प्राइस हो, चाहे कम हो ज्यादा हो, अब ए पर्सन को 95 रुपीज के ऊपर 10,000 यूएसडी मिल जाएंगे। तो एक तरह से इसने अपने आप को क्या कर लिया? इसने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया। तो डेरिवेटिव्स का यही पर्पज होता है। डेरिवेटिव्स आर यूज फॉर द हेजिंग पर्पजेस, मेजरली हेजिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो, या फॉर द पर्पज ऑफ स्पेक्यूलेशन आप इसका इस्तेमाल करते हो। एंड ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये मार्केट को एक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, राइट? दे डू प्रोवाइड अ डेप्थ, क्योंकि एक नई डायमेंशन है, तो लिक्विडिटी जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है इन केस ऑफ द डेरिवेटिव्स। एंड अलग अलग डेरिवेटिव कौन से हैं? लाइक फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, स्वैप्स हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, दीज आर द डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो रिस्क कम करने के लिए
और स्पेकुलेशन यानी कि आपको उतार चढ़ाव दिख रहा है, आप उससे पैसा कमाना चाहते हो, उस पर्पज के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, इट्स रिलेटेड टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया, दैट यू वांट टू अटेन अ पोजीशन इन द फ्यूचर, उसके लिए आप आज ही अपने प्राइस को लॉक कर लेना चाहते हो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज आज ही किसी फ्यूचर को लेकर के, किसी डेट को लेकर के एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेते हैं। तो पेमेंट फ्यूचर में होगी लेकिन रेट आज फिक्स कर लिया जाएगा इन द केस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझा देता हूं। लेट से आपके पास दिया गया है स्पोर्ट रेट, ठीक है, यूएसडी का स्पोर्ट रेट दिया गया है, 1 यूएसडी इज इक्वल टू 95.67/76 और 1 मंथ फॉरवर्ड आपको फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए गए हैं 40/45, ये आपको फॉरवर्ड पॉइंट्स दे दिए। तो आपको कहते हैं कि 1 मंथ बाइंग रेट बताओ, 1 मंथ बाइंग रेट या बिड रेट जो है वो बताओ फॉर द बैंक। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आपके पास स्पोर्ट रेट अवेलेबल है, आपके पास फॉरवर्ड पॉइंट्स अवेलेबल है, तो इसमें सबसे पहले बाइंग रेट सेलिंग रेट कौन सा है? जो 95.67 है दैट इज अ बाइंग रेट, 95.76 इज द सेलिंग रेट। तो सबसे पहले तो स्पोर्ट रेट लिख लो, बिड रेट यानी कि बाइंग रेट चाहिए, तो 95.67 लिख लिया। अब आपको देखना है ध्यान से इन फॉरवर्ड पॉइंट्स, इन बेसिकली फॉरवर्ड पॉइंट्स को। अब अगर ये फॉरवर्ड पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं इंक्रीज, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, बिकॉज ये बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, ये सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, तो अगर सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स तो हम कहते हैं कि करेंसी प्रीमियम के ऊपर है, देन वी से द करेंसी इज अवेलेबल एट प्रीमियम। एंड इफ द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर बेसिकली ग्रेटर देन सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स तो हम कहते हैं करेंसी डिस्काउंट के ऊपर है, राइट? तो इस केस में क्या है, इन दिस सिनेरियो पर्टिकुलरली हमारे सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट ज्यादा है तो हम कहेंगे करेंसी हमारी प्रीमियम पर है, और जब करेंसी प्रीमियम पर होती है तब फॉरवर्ड पॉइंट्स को ऐड ऑन करते हैं। सो नाउ बाइंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स कितने हैं? 40, तो इन 40 को हम कर देंगे ऐड ऑन, इनको कर देंगे ऐड ऑन, हम कर देंगे, तो दैट विल बी रिलेटेड टू इट। आप इसको ऐड ऑन कीजिएगा, ये 07 आ गया एंड 96.07, so this will be the rate which will be quoted to the customer। ये बाइंग रेट है कि बैंक बाय करने को रेडी है, यानी कि कस्टमर सेल करना चाहता था तभी बैंक ने बाइंग कोड दिया, ठीक है? तो जब क्वेश्चन में सीधा पूछ रहे कि बाइंग कोड दो, तो आपने ये नहीं देखना कस्टमर के पॉइंट से क्या किस पॉइंट से है, तब बाइंग रेट को देखना है, बिकॉज कस्टमर का कोई पर्सपेक्टिव दिया ही नहीं गया आपको। अदरवाइज अगर कस्टमर का पर्सपेक्टिव दिया होगा देन इट विल बी द मर्चेंट रेट व्हिच विल बी एप्लीकेबल, नहीं तो इंटरबैंक मार्केट रेट अप्लाई होता है, नहीं तो इंटरबैंक मार्केट रेट अप्लाई होता है। चलो अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं, इट्स रिलेटेड टू ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपको एक अधिकार देता है, ध्यान से वर्डिंग को समझना, इट गिव्स यू अ राइट, राइट, आपको अधिकार देता है बट नॉट ऑब्लिगेशन। अब ये चीज समझो क्या कह रहा हूं मैं। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या था कि प्राइस एंड में मैच्योरिटी पर जो भी होगा आपको उसी प्राइस के ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन ऑप्शन के केस में ऐसा नहीं। ऑप्शन में ये होता है कि अगर आपको फेवरेबल लग रहा है तो एग्जीक्यूट कर लो, नहीं लग रहा तो ना करो। और ऑप्शन होती है दो तरह, एक होती है कॉल ऑप्शन विच गिव्स यू राइट टू बाय, राइट, कॉल ऑप्शन बाय का अधिकार देती है, और दूसरी होती है पुट ऑप्शन विच गिव्स यू राइट टू सेल। तो कॉल ऑप्शन आपको बाय करने का राइट देती है एंड पुट ऑप्शन आपको सेल करने का राइट देती है। कौन से प्राइस के ऊपर? एट अ प्राइस जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो ये स्ट्राइक प्राइस, तो अगर ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन सेलर भी होगा। अब हम किसी ना किसी से तो ऑप्शन खरीदेंगे ना, तो जो ऑप्शन बेच रहा है दैट विल बी द ऑप्शन सेलर, एंड जो आपका अनलिमिटेड रिस्क होता है ना दैट इज विद द ऑप्शन सेलर, वो ऑप्शन सेलर के साथ अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो बायर है उसको एक राइट मिलता है, अधिकार मिलता है, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब उसके पास राइट रहता है कि वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चीज को खरीद पाएगा या सेल कर पाएगा। खरीद पाएगा इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, बेच पाएगा इन केस ऑफ द पुट ऑप्शन। तो मान लो कि आपने एक 3 महीने के बाद का कॉल ऑप्शन परचेज किया, यू परचेज अ 3 months कॉल ऑप्शन कि आप यूएसडी को 97.80 के ऊपर बाय कर पाओ, ठीक है? कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको बाय का राइट है, तो ये 97.80 जो है दैट इज द स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब 3 महीने के बाद प्राइस जो था मार्केट का, यानी कि जो स्पोर्ट रेट, कौन सा रेट? मार्केट का स्पोर्ट रेट आफ्टर 3 months ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, वो था लेट्स से 97.90। कितना था? 97.90 था। अब मार्केट में चीज महंगी है लेकिन आपके पास अधिकार है कि आप 97.80 के ऊपर खरीद सकते हो, तो यानी कि ये फेवरेबल हुआ। तो अगर मेरे लिए फेवरेबल होगा तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, एक्सरसाइज कर लूंगा।
अगर नहीं फेवरेबल होगा तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। एंड ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को एक फीस भी पे करता है, एक फीस पे करता है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, उसको हम कहते हैं प्रीमियम, वी से इट टू बी प्रीमियम, ठीक है। एंड जो ये ऑप्शन होती है ना, इसमें बेसिकली मनीनेस के हिसाब से, बेस्ड अपॉन द मनीनेस, वी कैन से कि ऑप्शन कुड बी आईटीएम इन द मनी, ओटीएम आउट ऑफ मनी, या एटीएम एट द मनी। ये तीन टाइप्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगी, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, राइट। अब आईटीएम क्या होता है? इन द मनी, यानी कि अगर कंडीशन फेवरेबल है मेरे लिए तो मैं कहूंगा इन द मनी है, अगर नॉट फेवरेबल है फिर मैं कहूंगा आउट ऑफ मनी है, और अगर मैं कहूंगा कि स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट रेट, यानी कि मैं खरीदू बेचू कोई फर्क पड़ता नहीं है, मार्केट में भी उतना रेट है जितने में मैं ऑप्शन सेलर से खरीद बेच सकता हूं, तो हम उसे कहेंगे एट द मनी, फिर हम उसे एट द मनी कहेंगे, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग चीजें, इन द मनी, आउट ऑफ मनी एंड एट द मनी। गेटिंग इट, गेटिंग द आइडिया। इसी को हम क्या कहते हैं? वी से दिस टू बी द मनीनेस, वी से दिस थिंग टू बी द मनीनेस। तो कॉल ऑप्शन गिव्स यू राइट टू बाय, पुट ऑप्शंस गिव यू राइट टू सेल। अच्छा, अब इंडिया में चलती है यूरोपियन ऑप्शन। अब आप बोलोगे ये क्या आपने बता दिया कि यूरोपियन ऑप्शन कहां से आ गई? अब ये बेसिकली ट्रेड के एग्जीक्यूशन के बेस पर है, ट्रेड के एग्जीक्यूशन के बेस के, यानी कि अगर मैं ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर पाऊं सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी वाले दिन, सिर्फ मैच्योरिटी वाले दिन मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूं, तो हम उसे क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द यूरोपियन ऑप्शन। और अगर मैं मैच्योरिटी से पहले भी, लेट्स से ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी या मैच्योरिटी से पहले भी एग्जीक्यूट कर पाऊं, फिर हम उसे कहते हैं अमेरिकन ऑप्शन। अब इंडिया में जो ऑप्शन चलती है दैट इज अ यूरोपियन ऑप्शन, फॉर इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन चलती। ओके, क्लियर सो फार? नाउ लेट्स मूव फर्दर towards the next topic. It says what is at the money, in the money, out of money. अब इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझ, क्योंकि अभी हम एग्जांपल कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स से कि एक यूएसडी की बात ही कर रहे हैं कि यूएसडी कॉल ऑप्शन है, एंड ये कॉल ऑप्शन है 97.90 के ऊपर परचेज कर रहे हो आप, और इसके ऊपर आपने प्रीमियम जो पे किया है वो आपने पे किया है 50 पैसे का, ये 50 पैसे का प्रीमियम पे किया आपने पर यूएसडी, ठीक है। और कस्टमर ने 10,000 यूएसडी के लिए, कितने के लिए? 10,000 यूएसडी के लिए इस कॉल ऑप्शन को बाय किया, ये कॉल ऑप्शन बाय कर ली। अब होता क्या है कि जिस दिन ये ट्रेड एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि ये 3 महीने का है, और 3 महीने के बाद जो स्पॉट रेट था, मार्केट में जो रेट चल रहा था वो था 98.50। लेट्स एज्यूम हम ये ए ऑप्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि ये 98.50 था। सबसे पहले ये बताओ कि ये सिचुएशन फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? दिस इज, लेट मी चेक, हमें उसे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? अगर मैं खरीद पा रहा हूं 97.90 के ऊपर, ठीक है, ये बेसिकली 97.90, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्राइक प्राइस विच इज गिवन टू अस ना, ये स्ट्राइक प्राइस है कि मैं ऑप्शन सेलर से 97.90 से खरीद सकता हूं, जबकि अगर मैं मार्केट में खरीदने जाऊंगा ना तो मुझे 98.50 का पड़ेगा। तो मैं पागल थोड़ी ना, आई विल बी बाइंग इट लोअर प्राइस, मैं 97.90 में परचेज करूंगा, मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो मैं डेफिनेटली इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहां पर ये जो इस पर्टिकुलर केस में कंडीशन मेरे लिए फेवरेबल है, और जब कभी भी कंडीशन आपके लिए फेवरेबल हो, स्ट्राइक प्राइस आपके लिए फेवरेबल हो, राइट, तो आप उसे क्या कहते हो? वी से द कंडीशन टू बी इन द मनी, हम उसे मनीनेस काउंट करते हैं, आईटीएम। और अगर मैं यही ऑप्शन लेके चलूं, ऑप्शन बी, कि आफ्टर 3 मंथ्स जो प्राइस था दैट वाज 97.50, यानी कि मैं मार्केट में खरीद सकता हूं कौन से प्राइस में? 97.50 में, और वो सेम चीज मुझे ऑप्शन सेलर से कितने में मिल रही है? 97.90 में मिल रही है। तो डेफिनेटली मैं मार्केट से खरीदूंगा ना, तो मेरे लिए ये चीज अनफेवरेबल होगी। तो ये कंडीशन बनती है कि ये पॉइंट मेरे लिए अनफेवरेबल हो गया, एंड व्हेन इट इज अनफेवरेबल, राइट, वी से टू बी ओटीएम, हम उसे ओटीएम कहते हैं। अब थर्ड केस क्या बनता है? दैट द मार्केट स्पॉट रेट वाज इक्वल टू 97.90, यानी कि जितना स्ट्राइक प्राइस था उतना ही मेरे पास स्पॉट रेट भी है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन, यानी कि हम उसे कहते हैं एटीएम एट द मनी, एट द मनी। क्लियर? तो मनीनेस हम इस हिसाब से काउंट कर, वी डू काउंट द मनीनेस एज पर दिस। क्लियर सो फार? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, एक चीज और है, अब इस केस में अगर मैंने फर्स्ट सिनेरियो में, मैं कौन से केस की बात कर रहा हूं? ए सिनेरियो की बात करता हूं। अगर मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो व्हाट विल बी प्रॉफिट लॉस? एक और पॉइंट आपने देखा, जब मैंने मनीनेस की बात करी, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट मनीनेस, चाहे ओटीएम था, एटीएम था, या आईटीएम था, आई नेवर काउंटेड अपॉन द प्रीमियम। मैंने प्रीमियम के बारे में बात नहीं करी, जो प्रीमियम उसने पे करा ना,
उसके बारे में बात नहीं करी। लेकिन जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे तब हम प्रीमियम को काउंट करेंगे। अब फर्स्ट केस में देखो, जो मार्केट का रेट है वो है 98.50, लेकिन आप जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो वो है 97.90। इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं, प्लस मैंने यहां पर 0.50 का प्रीमियम भी तो पे किया है, वो भी तो मेरी कॉस्ट है। सो इट इज लाइक 98.40, ये मेरी अल्टीमेट कॉस्ट, दिस इज द अल्टीमेट कॉस्ट जो मुझे पड़ी है, राइट। अच्छा, और मैंने एग्जीक्यूट कितने प्राइस के ऊपर किया है? मैंने किया 97.50 के ऊपर, और मार्केट में रेट कितना था? मार्केट में रेट था 98.50, यानी कि स्पोर्ट रेट कितना था? 98.50, यानी कि 10 पैसा पर यूएसडी का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 0.10 पर यूएसडी, और यहां पर कितने यूएसडी की बात हुई थी? 10,000 यूएसडी की बात हुई थी। तो 10,000 इंटू 0.10 यूएसडी, इतना बेनिफिट हुआ, यानी कि 1,000 यूएसडी का प्रॉफिट हो गया। 1,000 यूएसडी का प्रॉफिट हो गया ना, क्लियर। तो दैट इज द केस, ऐसे आप कैलकुलेशंस करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, मनीनेस एंड एवरीथिंग, क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना यहाँ पे, वो है एक्सचेंज रिस्क के बारे में। देखो, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो होता है ओटीसी। ओटीसी यानी कि क्या मतलब होता है? ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। ओवर द काउंटर यानी कि दो पार्टीज हैं, आपस में डील कर रही हैं। लेट्स से मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं, ए पार्टी बी पार्टी के साथ डील करेगी। अब यहां पर प्रॉपर आप टेलरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस जैसी चाहिए उन टर्म्स एंड कंडीशंस को उस हिसाब से हम बना सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, यहां पर होती है टेलरिंग। और जब भी यहां पर दो पार्टीज आपस में डील कर रही हैं, यहां पर रिस्क एग्जिस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने बात करी ना अभी कि सेटलमेंट रिस्क होता है, प्री सेटलमेंट रिस्क होता है, राइट, या फिर क्रेडिट रिस्क होता है। तो वो रिस्क यहां पर एग्जिस्ट करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द काउंटर पार्टी रिस्क। कौन सा रिस्क बोलते हैं उसे? काउंटर पार्टी रिस्क के नाम से उसको जानते हैं कि भाई ये रिस्क इंपोज हो सकता है। अच्छा, लेकिन जब हम एक्सचेंज के ऊपर डील करते हैं, लेट्स से यहां पर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल बायर्स है ए बी सी डी, और यहां पर मल्टीपल सेलर्स हैं डी ई एफ जी एच, मल्टीपल सेलर्स हैं। अब ये डायरेक्टली डील करते हैं क्या एक दूसरे के साथ? नो, दे आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद ईच अदर। यहां पर इन बिटवीन बैठी है एक्सचेंज। क्या बैठी है? एक्सचेंज बैठी है इन बिटवीन, जो बेसिकली इन ऑर्डर्स को मैच करेगी एंड अल्टीमेटली डील करेगी। तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है, कौन सा रिस्क? काउंटर पार्टी रिस्क। इस पर्टिकुलर एक्सचेंज की वजह से जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है, दैट इज वेरी मच नेग्लिजिबल, क्योंकि पार्टीज आपस में डायरेक्टली डील ही नहीं कर रही। अब लेकिन ये एक्सचेंज रिस्क का क्या मतलब है? ये वो वाला एक्सचेंज रिस्क नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क, समझो, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सचेंज रिस्क की बात करी गई है ना, ये बात की गई है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, कि जब आप फॉरेन करेंसी से डील करोगे तो वो बेसिकली रिस्क हो। बट मैंने आपको डेरिवेटिव के पॉइंट से बताया कि डेरिवेटिव के पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, या तो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब काउंटर पार्टी रिस्क नेग्लिजिबल होता है, जबकि इन द केस ऑफ द ओवर द काउंटर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके केस में काउंटर पार्टी रिस्क जो है डेट एग्जिस्ट्स। क्लियर? ये पार्ट क्लियर है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट्स रिलेटेड टू स्वैप्स। अब स्वैप क्या होता है? स्वैप भी एक डेरिवेटिव है, जिसमें दो पार्टीज क्या करेंगी, अपने जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उनको एक्सचेंज करने का अग्रीमेंट करती हैं। अब ये कैसे होगा? लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द आईआरएस। आईआरएस क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप है। अब दो पार्टीज हैं, एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी। ए पार्टी को मिल रहा है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और बी पार्टी को मिल रहा है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अब लेट्स से ए को फिक्स्ड मिल रहा है 8% और बी को फ्लोटिंग मिल रहा है किसी बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड। हम एसओएफआर को बेंचमार्क कंसीडर करते हैं +2%, और अभी के लिए हम कहते हैं कि एसओएफआर 6% है। तो यानी कि बी को भी अभी के लिए 8% मिल रहा है एंड दोनों को 8-8% मिल रहा है। लेकिन ए चाहता है कि उसको फ्लोटिंग रेट मिल जाए और बी चाहता है उसको फिक्स्ड रेट मिल जाए। तो इन दोनों ने आपस में कर लिया अग्रीमेंट। अब इनका नोशनल अमाउंट भी सेम है, यानी कि इसका भी नोशनल अमाउंट 1 करोड़ है, इसका भी नोशनल अमाउंट 1 करोड़ है। नोशनल अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसके बेस पर हमने कैलकुलेशन करनी होती है। एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ नोशनल अमाउंट नहीं होता, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो इन्होंने 1-1 करोड़ का नोशनल अमाउंट माना, अब उसके बेस पर कर लिया। अब फर्स्ट ईयर जो आपका इनका फर्स्ट था, फर्स्ट मंथ था जब रीप्राइसिंग नहीं हुई कोई भी, तब तो इनके रेट सेम ही थे, तो आपस में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट रीप्राइसिंग में क्या हुआ कि जो एसओएफआर पहले 6% था, ये 6% से बढ़ के हो गया 7%। अब उसकी वजह से बी को जो रिटर्न मिल रही थी वो मिल रही थी 7 + 2 यानी कि 9% की। तो इसका डिफरेंस कितना था? 1% का, यानी कि 8% से 1% ज्यादा था। तो अब ये 1% पे करेगा नोशनल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हुए पर्सन
ए को, गेटिंग इट। अब नेक्स्ट रीप्राइसिंग में क्या हुआ, नेक्स्ट रीप्राइसिंग में क्या हुआ कि जो एसओएफआर था वो 8% से कम होकर के हो गया 5.5%, यानी कि नेट जो अमाउंट अब बी को मिल रहा था दैट इज 5.5 प्लस 2, यानी कि 7.5%, यानी कि 7.5%। अब इसको कम मिल रहा था। नाउ ए विल बी पेइंग द डिफरेंस अमाउंट ऑफ 0.5% टू पर्सन बी। अब अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना तो ए के पास फिक्स्ड रेट होते हुए भी इसको फ्लोटिंग रेट पड़ रहा है, फ्लोटिंग रेट मिल रहा है, एंड बी के पास फ्लोटिंग एक्सपोजर होते हुए भी इसको फिक्स्ड रेट मिल रहा है। तो दिस इज द स्वैप, इसी को स्वैप कहते हैं। तो एक पार्टी जिस टाइप का पेमेंट कर रही है वो दूसरी पार्टी के पेमेंट पैटर्न के साथ उसे एक्सचेंज कर लेती है बिना एसेट को बेचे हुए, राइट। तो मेनली जो कैश फ्लोज है वो एक्सचेंज होते हैं, जो कैश फ्लोज है सिर्फ वो एक्सचेंज हो रहे हैं। दिस इज अ इंटरेस्ट रेट स्वैप। और इंटरेस्ट रेट स्वैप के केस में या स्वैप्स के केस में मल्टीपल जो कैश फ्लोज है वो एक्सचेंज होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वन कैश फ्लो एक्सचेंज हुआ, उसे एफआरए कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन स्वैप का केस बहुत ही सिंपल सा है। एंड इसमें ये अभी तो मैंने पढ़ाया आपको कि एक फ्लोटिंग लेग है दूसरी फिक्स्ड लेग है, बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फ्लोटिंग हो तो उसको बेसिस स्वैप कहते हैं। अगर दोनों लेग्स फ्लोटिंग हो, लाइक मान लो कि ए को भी फ्लोटिंग रेट मिल रहा है, बी को भी फ्लोटिंग रेट मिल रहा है, लेकिन बेंचमार्क अलग अलग है, द बेंचमार्क इज डिफरेंट, तो वहां पर भी जो एक्सचेंज है वो हो सकता है। एंड उसे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी द बेसिस स्वैप कहते हैं। देखो अगर कोई भी डाउट है ना तो उसे शेयर जरूर करना, ठीक है, अपने आप तक मत रखना। चलिए अब आगे बढ़, ये चीज क्लियर होगी। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना रिलेटेड टू द स्वैप्स, वो है करेंसी स्वैप से रिलेटेड। अब कॉन्ट्रेक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट स्वैप के बराबर होता है, लेकिन इसमें जो दो पार्टीज है ना वो इंटरेस्ट पेमेंट की जगह पर क्या करती है, कैश फ्लोज को आपस में एक्सचेंज नहीं करती, वो बेसिकली करेंसीज को एक्सचेंज कर रही है। लाइक इस तरह से सोचो कि एक यहाँ पर कंपनी है इंडिया में, अब वो इंडियन कंपनी इंडिया में इंडियन रुपी में बहुत बड़ा अच्छा लोन उठा सकती है बट बड़ी कम रेट के ऊपर, बिकॉज उसके उसके अच्छी रेपुटेशन है। और वहीं पर यूरोप में कंपनी है जो यूरोज में बेसिकली पैसा उठा सकती है बहुत कम रेट के ऊपर। अब लेकिन वो यूरोपियन कंपनी को चाहिए आईएनआर में लोन क्योंकि वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, और इंडियन कंपनी को चाहिए यूरो में लोन क्योंकि वो यूरोप में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो दे कैन बी अंडर एन अग्रीमेंट, तो वो आपस में एक अग्रीमेंट कर सकते हैं स्वैप से रिलेटेड, जहां पर वो करेंसी को स्वैप करेंगे। तो एक पार्टी लेट से यूरो में पेमेंट कर रही है, दूसरी पार्टी लेट से आईएनआर में कर रही है, तो आपस में स्ट्रीम्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट्स अ करेंसी स्वैप। अब करेंसी स्वैप का मेन बेनिफिट क्या है कि एक तो फॉरेक्स रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप में? इंटरेस्ट रेट स्वैप में जो सेम करेंसी में इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है। करेंसी स्वैप के केस में डिफरेंट करेंसीज के जो कैश फ्लोज है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इट कुड बी द पीओएस की प्रिंसिपल ओनली स्वैप, सिर्फ जो मेन अमाउंट था लेट से 1 लाख यूएसडी, 1 लाख यूरो से रिलेटेड जो अमाउंट था सिर्फ वही एक्सचेंज किया इन्होंने, राइट। या तो वो हो सकता है, या इट कुड बी टोटल स्वैप की जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो भी स्वैप हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर इंटरेस्ट भी तो पड़ेगा ना अल्टीमेटली लोन्स के ऊपर, तो वो भी आपस में स्वैप कर रहे हैं, तो साथ में प्रिंसिपल भी स्वैप कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कूपन ओनली स्वैप, सीयूएस जिसको हम कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा उसको ही एक्सचेंज करेंगे आपस में, ताकि इंटरेस्ट जो रिस्क है वो कम हो जाए, वो खत्म हो जाए। क्लियर? फर्दर आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द इक्विटी स्वैप, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वीडियो, ठीक है। तो इक्विटी स्वैप क्या होता है? लाइक एक ऐसा स्वैप अग्रीमेंट जिसमें जो दो पार्टीज है आपस में फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सचेंज करती हैं, और उनमें कम से कम एक कैश फ्लो जो है वो इक्विटी या फिर शेयर से लिंक्ड है, इक्विटी लिंक जो आपको रिटर्न मिल रही है उससे लिंक्ड है। मान लो कि पार्टी ए जो है पार्टी बी के साथ डील करती है, एंड पार्टी ए को जो रिटर्न मिल रही है ना ये शेयर लिंक्ड है, दिस रिटर्न इज शेयर लिंक्ड, यानी कि शेयर मार्केट से लिंक्ड है। और पार्टी बी को मान लो कि एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रही है, तो पार्टी बी एक्सचेंज कर लेगी इस फिक्स्ड रिटर्न को शेयर लिंक्ड रिटर्न से, इसको हम क्या कहेंगे, विल बी सेइंग इट टू बी द इक्विटी स्वैप। क्लियर? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं फॉर द सीआईबी एग्जाम। और अगर ये पीडीएफ कंप्लीट चाहिए आपको तो अभी के अभी आपको जाना है हमारी एप्लीकेशन के लिंक के ऊपर, एप्लीकेशन को करना है डाउनलोड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस राइट अवे। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।